हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विंडो इजी टू लर्न में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दुर्गा पूजा में आप लोग एंजॉय किए और मैं भी एंजॉय किया और ऊपर वाले से ये कामना किया कि हमारे जितने भी विद्यार्थी अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं, माँ अम्बे की कृपा से सफल हों। और एग्ज़ाम का एक मूल मंत्र आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है एक कोटेशन के रूप में। एग्ज़ाम नहीं रुकती, आपका लय रुकता है। जब लय रुकेगा आउट हो जाओगे आप, यानी कि कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इसलिए लय रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ लय का अभिप्राय है कि आप लोग को मन करता है तो पढ़ते हो, मन नहीं करता तो नहीं पढ़ते। आपको पता है कि कंपटीशन केवल क्रीम स्टूडेंट के बीच में होता है। 100% स्टूडेंट एग्ज़ाम में भाग तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन कंपटीशन मात्र 2% स्टूडेंट में होता है। और हम चाहते हैं आप भीड़ मत बनो, आप क्रीम बनो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था को। तो देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन। तो सिटिंग अरेंजमेंट दो तरह का होता है, एक क्लोज्ड और दूसरा ओपन। क्लोज्ड का मतलब है कि अराउंड द टेबल जब बैठक की व्यवस्था हो, यानी कि एक टेबल के चारों ओर व्यक्ति को बैठाया जाए। अराउंड द टेबल। यानी कि टेबल के चारों ओर। अब टेबल का आकार जनरली सर्कुलर होता है, लेकिन कभी कभी वर्गाकार या आयताकार या पेंटागन, किसी भी शेप में टेबल की आकृति को दिया जा सकता है। तो यहां पर क्लोज्ड का मतलब हो गया कि ये बैठक व्यवस्था इंडलेस होता है, यानी कि इसमें इंड पॉइंट नहीं होता, इंडलेस होता है। बट ओपन जो अरेंजमेंट होता है, ओपन बैठक व्यवस्था, इसमें दो तरह का ये होगा। पहला रो, यानी कि जब हम व्यक्ति को पंक्ति में बैठाते हैं तो पंक्ति वाला बैठक व्यवस्था में इसमें इंड पॉइंट लेफ्ट इंड और राइट इंड होता है। यानी कि ओपन सीक्वेंस जो होगा वो इसमें इंड पॉइंट्स होंगे। और इसमें इंड पॉइंट रो में लेफ्ट इंड और राइट इंड होता है। और दूसरा कॉलम, कॉलम का मतलब स्तंभ। जब टॉप से बॉटम की तरफ व्यक्ति को अरेंज किया जाए, टॉप से बॉटम, यानी कि
ऊपर से और नीचे से अगर टर्म दिया हो तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कॉलम वाइज व्यवस्था करते हैं। तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे पहले क्लोज्ड पैटर्न। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। फेस के दिशा के आधार पर इसमें 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला फेसिंग द सेंटर, यानी कि जब चेहरा केंद्र की ओर हो। दूसरा फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, यानी कि चेहरा केंद्र के विपरीत हो। और तीसरा मिक्स्ड फेसिंग, यानी कि कुछ अंदर और कुछ बाहर, यानी कि मिश्रित, कुछ अंदर और कुछ बाहर। तो ये 3 टाइप का सर्कुलर अरेंजमेंट में पैटर्न होता है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो अब हम देखते हैं, ये मेरा जो वीडियो है वो बिहार एसएससी स्पेशल है और बिहार एसएससी के सिलेबस में केवल पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग सेकंड और थर्ड भी देखेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विद्यार्थी को केवल पहला टाइप को ही कवर करना चाहिए। तो देखते हैं पहले टर्मिनोलॉजी को। प्रश्नों में जो शब्दावली यूज होता है उसको अब हम देखते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म होता है वो लेफ्ट और राइट के टर्म में होता है। लेफ्ट ऑब्लिक राइट, यानी कि बाएं व दाएं। और लेफ्ट और राइट निर्भर करता है व्यक्ति के फेस के डायरेक्शन पर, यानी कि ये चेहरा पर निर्भर करता है। ये चेहरा पर निर्भर करता है और प्रश्न में व्यक्ति का चेहरा दिया हुआ होता है और उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट और राइट किस तरीके से, किस डायरेक्शन में लेफ्ट होगा और किस डायरेक्शन में राइट होगा। ये चेहरा के दिशा पर निर्भर करता है और ऐसे टर्म को हम फिक्स टर्म बोलते हैं। फिक्स टर्म होता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट और राइट फिक्स होता है। दूसरा बिटवीन। बिटवीन का मतलब हो गया बीच में। तीसरा नेवर, यानी कि पड़ोसी। चौथा नेक्स्ट टू का मतलब अगला, दोनों तरफ से। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा जो टर्म है, ये तीनों टर्म डाउटफुल होता है क्योंकि डायरेक्शन यहां पर क्लियर नहीं होता कि गैप लेफ्ट में बनेगा कि राइट में बनेगा। तो डायरेक्शन के अभाव में यहां पर 2 केस उत्पन्न होता है। इसलिए बिटवीन वाला टर्म, नेवर वाला टर्म और नेक्स्ट टू वाला टर्म डाउटफुल होता है और स्टेप की शुरुआत हम ये तीनों से नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहां पर वो 2 केस उत्पन्न होता है और हम स्टार्ट करते हैं फिक्स टर्म से। स्टेप की शुरुआत
हमेशा फिक्स टर्म से करनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा कुछ और भी टर्म होते हैं सर्कुलर सीक्वेंस में। पांचवा टर्म होगा अपोजिट टू, का मतलब विपरीत। छठा फेसिंग टू, फेसिंग टू का मतलब सम्मुख होना, यानी कि चेहरा आमने सामने होना, सम्मुख होना। यहां पोजीशन आमने सामने होता है, यहां चेहरा सामने आमने सामने होता है। तो ये सब प्रयोग में लाए जाने वाले टर्म हैं जो अक्सरहा कथन में आपको मौजूद मिलेगा। इसके अलावा कुछ रिलेटिव टर्म्स होते हैं। तो देखते हैं कि कथन में रिलेटिव टर्म्स किस रूप में दिखाई देता है। यदि कथन में तीसरा व्यक्ति एंड के मार्फत आए या बट के मार्फत आए, तो तीसरे व्यक्ति का कनेक्शन हम फर्स्ट पर्सन से करते हैं। जब एंड और बट से तीसरा व्यक्ति आता है तो तीसरे का कनेक्शन पहले व्यक्ति से जोड़ता है। परंतु यदि तीसरा व्यक्ति हु से आ जाए, जिसका कि हिंदी में अर्थ होता है जो, तो तीसरा व्यक्ति जब हु के मार्फत आए कथन में, तो तीसरे व्यक्ति का जो कनेक्शन है वो नजदीक वाले व्यक्ति से जुड़ता है, यानी कि नियरर पर्सन से जुड़ता है। तो यहां पर ये दोनों 8वां नंबर और 9वां नंबर जो टर्म है वो ग्रामेटिकल तरीके से आपको सावधान रहने की जरूरत है। और एंड और बट और हु ये तभी कथन में आता है जब तीसरा व्यक्ति का एंट्री हो जाए। तो तीसरा व्यक्ति का कनेक्शन एंड बट और हु से प्रायः देखा जाता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि बैठक की जो हम व्यवस्था करते हैं, तो जब व्यक्तियों की संख्या सम में हो, यानी कि व्यक्ति की संख्या या तो 6 हो या 8 हो, यानी कि इवन नंबर में हो व्यक्ति की संख्या, तो हम व्यक्ति को फेस टू फेस बैठाते हैं, यानी कि व्यक्ति को हम आमने सामने बैठाते हैं। और जो कि प्रायः इस तरह से होता है, एकदम चेहरा आमने सामने रखते हैं, उसी तरह से अगर 8 हो व्यक्ति की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से व्यक्ति को हम आमने सामने बैठाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति की संख्या ऑड में हो, ऑड नंबर में, यानी कि 5 हो या 7 हो, यानी कि ऑड नंबर में हो, विषम संख्या में हो, तो यहां पर आमने सामने संभव नहीं होता। तो ऐसे स्थिति में एक समान दूरी पर हम व्यक्ति को बैठाने का काम करते हैं। सपोज दैट अगर 7 व्यक्ति की संख्या हो एक सर्कुलर राउंड टेबल में, तो ऐसे स्थिति में 1 2 3 4 5 6 और 7 कर लेते हैं। इस तरह से एक समान दूरी पर हम यहां व्यक्ति को बैठाने का काम करते हैं। तो सम संख्या हो तो निश्चित तौर पर हमको
व्यक्ति आमने सामने यहाँ पर दिखाई देना चाहिए और विषम संख्या में एक समान दूरी पर व्यक्ति को बैठाने का काम करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट या जो भी टर्मिनोलॉजी है उसमें हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहां पर हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का फेस सेंटर की ओर है। तो जब चेहरा केंद्र की ओर होता है तो बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, तथा दाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। इसके विपरीत जब चेहरा केंद्र से बाहर हो तो बाएं का अर्थ घड़ी के विपरीत दिशा में और दाएं का अर्थ घड़ी के दिशा में होता है। तो दोस्तों यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट में दो तरह का फेस की व्यवस्था होता है। यहां पर ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो घड़ी की दिशा में है। तो घड़ी की दिशा का मतलब हो गया कि ये बाएं बैठा हुआ है। ए के ठीक बाएं में बी बैठा हुआ है और ए के ठीक दाहिने में यानी कि ठीक दाईं ओर एच बैठा हुआ है जो कि घड़ी के विपरीत दिशा में है। ये घड़ी की दिशा है तो ये लेफ्ट होगा, ये घड़ी की दिशा है लेफ्ट होगा, ये घड़ी की दिशा है तो ये लेफ्ट होगा, बट ये घड़ी के विपरीत दिशा है तो ये राइट होगा, ये घड़ी के विपरीत दिशा है ये राइट होगा, और ई जो है वो एफ के रिस्पेक्ट में घड़ी के विपरीत दिशा में बैठा हुआ है, इसलिए इसको भी हम राइट डायरेक्शन कहेंगे। तो जब चेहरा अंदर की ओर होता है तो बाएं का मतलब घड़ी की दिशा और दाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा होता है। अच्छा, अब ए का पड़ोसी कौन होगा? तो ए का पड़ोसी बी तथा एच दोनों होगा, क्योंकि पड़ोसी बाएं वाला भी पड़ोसी कहलाता है और दाहिने वाला भी पड़ोसी कहलाता है। ठीक है। अच्छा, फिर ए और जी के बीच में कौन है? तो ए और जी के बीच में यहां पर अगर एक तरह से देखा जाए तो यहां पर दो तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है। ए और जी के बीच में या तो केवल एच होगा या दूसरे डायरेक्शन में यदि देखा जाए तो ए और जी के बीच में बी, सी, डी, ई तथा एफ होगा। लेकिन जब तक कोई शर्त ना दिया जाए, बिना शर्त के यदि बोला जाए कि ए तथा जी के बीच में कौन है, तो लोकेशन हमेशा नियरेस्ट होता है। जब तक आपको यह ना कहा जाए कि ए के बाईं ओर के तरफ से जी तक में पड़ोसियों की संख्या कितनी है, अगर ये जब तक ना कहा जाए तब तक हमको शॉर्टेस्ट लोकेशन को ही देखना है, यानी कि ए और जी के बीच में केवल एच है। ए के विपरीत में कौन बैठा हुआ है? तो ए के सामने जो व्यक्ति होगा वो विपरीत कहलाएगा। ए के सम्मुख कौन बैठा हुआ है? तो सम्मुख का मतलब होता है जिसका चेहरा आमने सामने हो। तो यहां पर अपोजिट में भी ए के अपोजिट में ई बैठा हुआ है और ए के फेसिंग टू में भी
ई ही बैठा हुआ है, क्योंकि चेहरा भी आमने सामने है और पोजीशन भी आमने सामने है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो किस टाइप का होता है। तो ये सब समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या 7 है, यानी कि विषम संख्या में यहाँ पर व्यक्ति की संख्या हमको दिख रहा है। तो पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बना लें और उसमें एक समान दूरी पर 7 लाइन को खींच लें। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, चूंकि सम संख्या है यहां पर आमने सामने बैठाना पॉसिबल नहीं है, तो एक समान दूरी को हम यहां मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, एक यहां पर रोचक चीज है कि सर्कुलर सीक्वेंस में एक सीट अपनी मर्जी से हम यूज करते हैं और वो सीट मेरा फिक्स होता है, क्योंकि यहां से हम स्टेप की शुरुआत करेंगे। इसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति का फेस का डायरेक्शन अप है और प्रत्येक व्यक्ति का फेस का डायरेक्शन अप होता है, यानी कि अप का मतलब नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन प्रत्येक व्यक्ति का अपना डायरेक्शन होता है। इसलिए स्टेप की शुरुआत वैसे व्यक्ति से करना चाहिए जिसका कि फेस का डायरेक्शन आपके अनुसार हो, और सर्कुलर बैठक व्यवस्था में जो नीचे बैठता है उसका फेस ऊपर और जो ऊपर बैठता है उसका फेस नीचे होता है। इसलिए स्टेप की शुरुआत नीचे के पोजीशन से, जो कि अप डायरेक्शन में जिसका फेस होता है वहां से करना चाहिए। चलिए, अब हमको क्या करना है कि स्टेप की शुरुआत लेफ्ट और राइट टर्न से करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति से स्टार्ट करना चाहिए जो एक से अधिक व्यक्तियों से जुड़ा हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर चेहरा किए हुए हैं। तो हमको पता है कि जब केंद्र की ओर चेहरा होता है तो लेफ्ट और राइट कैसे काउंट करना है। लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज और राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। अच्छा, पी जो है वो टी और एस दोनों का तत्काल पड़ोसी है, तो ये पड़ोसी वाला टर्म है। तो पड़ोसी वाला टर्म से हम शुरुआत नहीं करते। अच्छा, तो आगे चलते हैं। यू, क्यू तथा भी दोनों का तत्काल पड़ोसी है, तो ये भी पड़ोसी वाला टर्म है। इससे भी हम स्टेप की शुरुआत नहीं करते। स्टेप की शुरुआत तो हमको लेफ्ट और राइट फिक्स टर्म से करना है। तो आगे देखते हैं। क्यू जो है वो टी के राइट यानी कि दाएं दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले हम टी को रेफरेंस बना लें, टी का पोजीशन पहले हम फिक्स कर लें और टी के राइट और दूसरे स्थान पर क्यू को बैठाना है। तो पहला और दूसरे स्थान पर क्यू बैठ गया। अब रिलेट करना है अगले कथन से। तो यहां पर हम देखते हैं कि U जो है वो Q तथा V दोनों का तत्काल पड़ोसी है। तो Q तथा V का तत्काल पड़ोसी है U। तो अब Q को जब हम फिक्स कर लिए तो V इस पोजीशन पे आएगा और दोनों का तत्काल पड़ोसी U है, तो U जो है वो दोनों के बीच में बैठ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि P जो है वो T तथा S दोनों का तत्काल पड़ोसी है। तो यहां पर T फिक्स है, T यहां पर फिक्स है, तो T और S का तत्काल पड़ोसी P है। तो S को यहां पर फिक्स करने पर P को हम S और T के बीच वाले पोजीशन पे सेट कर सकते हैं और फिर
अंतिम स्थान पर अंतिम व्यक्ति अपने आप बैठेगा, तो अब अंतिम स्थान जो बचा हुआ है वहां पर अब कौन आएगा, तो पी क्यू आर, आर आएगा। अब यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यू के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। तो क्यू को रेफरेंस बना करके लेफ्ट साइड में हमको व्यक्ति बतलाना है कि वो कौन है। तो क्यू के क्लॉकवाइज में आर बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, जहां की आर है। तो दोस्तों देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का ये दूसरा क्वेश्चन। यहां पर नंबर ऑफ पर्सन 7 है और चेहरा केंद्र की ओर है। पहले ये दो इंफॉर्मेशन हमको देख लेना है कि व्यक्ति की संख्या कितना है और चेहरा किस दिशा में है। अगर चेहरा का डायरेक्शन ना दिया हो तो वैसे स्थिति में चेहरा हमेशा केंद्र की ओर ही रखना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको दे दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है। तो चलिए स्टेप की शुरुआत हम लेफ्ट राइट टर्न से करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर व्यक्ति की संख्या 7 है, विषम संख्या में है, तो पहले हम 7 स्थान फिक्स कर लें। 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से हम एक व्यवस्था कर लेते हैं। स्टेप की शुरुआत यहां से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे व्यक्ति से हम स्टेप की शुरुआत करते हैं जो एक से अधिक व्यक्ति से जुड़ा हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि B3 यहां पर जुड़ा हुआ है, तो स्टेप की शुरुआत हम कर लेते हैं। B6 के रिस्पेक्ट में बाएं दिशा में दूसरे स्थान पर B3 को फिक्स करना है। तो पहले हम रेफरेंस को फिक्स करते हैं। तो B6 के बाएं, तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान पर B3। अब रिलेट करना है अगले सूचना से, तो फिर B3 कॉमन हुआ। अब B3 के बाएं तीसरे स्थान यानी कि क्लॉकवाइज में तीसरे स्थान पर B1 को रखना है। तो क्लॉकवाइज में तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर B1 को रख लिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहां पर अब रिलेट करना है अगले कथन से। तो B6 का तत्काल पड़ोसी नहीं है कौन, तो B4। इसका मतलब है कि B4 यहां पर और यहां पर नहीं बैठेगा, यानी कि पहले हमको निगेटिव इंफॉर्मेशन को पर काम नहीं करना। निगेटिव इंफॉर्मेशन को जब पॉजिटिव पूरा हम सेट कर लेते हैं तो अंत में हम निगेटिव पर काम करते हैं। ऐसे निगेटिव को अपनी सुविधा के लिए यहां पर हम सामने रख लिए कि B4 B6 के अगल और बगल नहीं बैठेगा, तत्काल पड़ोसी वाला सीट पर B4 नहीं आएगा। अब देखते हैं कि B6 के बाएं में तीसरे स्थान पर B7 है। तो B6 के बाएं, तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में तीसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरे स्थान पर B7 आएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि B1 तथा B6 का तत्काल पड़ोसी है कौन, B5। तो B1 भी फिक्स हो गया, B6 भी फिक्स हो गया, ये दोनों का तत्काल पड़ोसी B5 है, तो B5 का भी पोजीशन फिक्स हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब 2 सीट बचा हुआ है, जिसमें कि एक सीट पर B4 का रेस्ट्रिक्शन है। तो अब दूसरे सीट पर ये पॉजिटिवली जाकर के बैठ जाएगा। तो B4
ऊपर वाले सीट पर फिक्स हो जाएगा और अंतिम स्थान पर अंतिम व्यक्ति अपने आप आएगा। तो अब देखते हैं कि मिसिंग पर्सन कौन है। तो 1 2, तो B2 अभी तक नहीं आया, तो B2 इस पोजीशन पर आकर के फिक्स हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि टोटल सीट फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 विकल्प किसी खास पद्धति से समान है और वह एक समूह बनाते हैं। इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का पैटर्न सेम होगा और वो एक समूह यानी कि ग्रुप बनाता है, और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह में शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि आपको ऑड वन आउट, यानी कि जो ऑड समूह है उसको आपको चूज करना है आंसर के तौर पर। तो देख लेते हैं कि B3, B6 और B1। तो B3, B6 और B1, तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज में अल्टरनेट पोजीशन पर एक छोड़ करके दूसरा, यानी कि B3 के राइट में यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पर B6 और B6 के राइट में अल्टरनेट पोजीशन पर B1। तो अल्टरनेट राइट डायरेक्शन में यहां पर पोजीशन बन रहा है ये तीनों का। अब B6, B1 और B7, B6, B1 और B7, तो राइट में B6 के राइट में दूसरा पर B1 और B1 के राइट में दूसरा पर B7। इसका मतलब है कि A और B में एक ही पैटर्न है और न तो मेरा A आंसर है न B, क्योंकि हमको ऑड चुनना है। तो अब हम देख लेते हैं C नंबर ऑप्शन को। तो B2, B5 और B4, तो B2, B5 और B4, तो B2 के रिस्पेक्ट में B5 राइट में दूसरा है और B5 के रिस्पेक्ट में B4 राइट में दूसरा है। इसका मतलब है कि A, B और C में सेम पैटर्न है। तो D को अब बिना चेक किए हुए आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि 4 में से 3 सेम है और तीनों सेम अगर A, B, C हो गया तो अब D निश्चित तौर पर ऑड होगा और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखते हैं इस तीसरे क्वेश्चन को। यहां पर व्यक्ति की संख्या 5 है, जो कि एक विषम संख्या में है और चेहरा भी केंद्र की ओर है। तो 5 व्यक्तियों की संख्या को हम इस तरह से शो करेंगे कि पहला व्यक्ति को हम यहां पर फिक्स कर लें, उसके बाद एक समान दूरी पर, तो 1 2 3 4 और 5 इस तरह से, क्योंकि ये मेरा अपना सीट है और स्टेप की शुरुआत हमको इसी तरीके से यहीं से करना चाहिए। तो चलिए ऐसे व्यक्ति से स्टेप की शुरुआत कीजिए जो बाएं दाएं से जुड़ा हो और एक से अधिक व्यक्ति से वो रिलेट हो रहा हो। तो यहां पर देखते हैं कि M3 तथा M4 के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो बीच वाले टर्म से कभी भी स्टेप की शुरुआत नहीं करते, तो छोड़ दीजिए तत्काल अभी। अब आगे देखिए कि M2 का पोजीशन M4 के बाएं में दूसरा है। अब हम देख लेते हैं कि यहां पर या तो M4 या M2 आगे वाले कथन में वो कॉमन अगर होता है तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो यहां पर कॉमन है, तो देखते हैं इस स्टेप को, इस कथन से हम स्टेप की शुरुआत करते हैं। M4 के पोजीशन को पहले फिक्स कर लेते हैं, चूंकि वो रेफरेंस है। तो M4 को फिक्स करने के बाद बाएं, तो बाएं का मतलब है कि चेहरा जब अंदर होता है तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। दूसरे स्थान पर M2 को रखना है, तो पहला और दूसरा स्थान पर M2 आ जाएगा। अब M2 कॉमन है, तो अब M2 के तत्काल दाएं, तो दाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज।
तो M2 के एंटी क्लॉकवाइज में M1 को कर लिए फिक्स। तो 3 सीट मेरा हो गया फिक्स। अब आगे देखते हैं कि M3 और M4 के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो M4 यहां पर फिक्स है, तो अब M3 को फिक्स करने के बाद अब एक व्यक्ति का गैपिंग यहां पर दिख रहा है। और इस तरह से 5 में से यदि 4 व्यक्ति सेट हो गया तो 5वां व्यक्ति यानी कि जो मिसिंग है वो अपने आप अंतिम स्थान पर सेट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब है कि M5 यहां पर अपने आप आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि M2 तथा M1 के मध्य कितने लोग हैं। एक कंडीशन दिया हुआ है कि जब M2 के बाईं ओर से गिनती किया जाए, यानी कि यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको गिनती बाएं की तरफ से करना है। तो M2 के बाएं, तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहां तक, तो M1 तक। तो M2 से M1 तक क्लॉकवाइज में हमको गिनती करना है। तो M2 और M1 के बीच में कितने लोग हैं, जबकि M2 के लेफ्ट साइड से गिनती किया जाए तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो इसका आंसर आ जाता M2 तथा M1 के बीच में नन, यानी कि व्यक्ति की संख्या 0। लेकिन ये चूंकि यहां पर एक कंडीशन ला दिया कि M2 के बाईं ओर से गिनती किया जाए, तो बाईं ओर से गिनती करने पर व्यक्ति की संख्या 1 2 3 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सर्कुलर सीक्वेंस को आप देख रहे हो। अगले वीडियो में हम रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और भी आकृति के टेबल में हम इसी क्लोज्ड पैटर्न को स्टडी करेंगे।